चेतन साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाए एक रंग में, पै में मिले जो पानी। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधी, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरु पद में हो समाधि। मुकुट सप्तमी का पर्व पार्श्वनाथ भगवान को आज उस आज़ादी का लाभ हुआ जो आज़ादी स्वच्छंदता के बजाय स्वतंत्रता को किसी न किसी तंत्र में बांध करके प्राप्त हुई मानी गई। स्वतंत्रता दिवस भी सामने आने वाला है और सुनते हैं इस बार आप लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, अगस्त का महीना कई प्रकार से कई मायनों में आज़ादी की बात कहता है। स्वतंत्रता दिवस भी आता है, मोक्ष सप्तमी भी आती है, और स्वतंत्र होने की राह में सबसे अचूक जो उपाय बनता है, जिसको जैनेश्वरी दीक्षा बोली जाती है, उसके कई सारे देते हैं। दुनिया की कोई भी आज़ादी किसी सीमा को तोड़ करके नहीं पाई जाती। हाँ, जो सीमा हमारे उस सत्य, हमारे उस स्वभाव, हमारे उस अस्तित्व को मिटाने के लिए होती है, वो तो तोड़ी जाती है, लेकिन जो अस्तित्व को बचाने के लिए होती है, उसको तोड़ने का प्रयास कोई भी आज़ाद व्यक्ति नहीं करना चाहता। जैसे सिद्ध बनना, सारे कर्मों से आज़ादी पाना है। अब तो कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई भी सीमा निर्धारण नहीं, कोई और हमारे जीवन में रुकावट नहीं, कोई व्यवधान नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीमा को उन्होंने भी स्वीकार किया। अनंत आकाश इस तीन लोक के बाहर मौजूद है, आलोक आकाश के रूप में, और अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गई है उनके पास ऊर्ध्वगमन के स्वभाव के रूप में। उसके बावजूद भी तीन लोक के बाहर क्यों नहीं गए? तीन लोक के अग्र शिखर पर जाके विराजमान क्यों हो? क्या उनको कोई बंधन बांध सकता था? जब सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए, तब इस बंधन को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि कोई भी आज़ादी स्वच्छंदता को लेकर के नहीं, स्वाधीनता को लेकर के होती है। स्वच्छंदता में और स्वाधीनता में, दोनों में आज़ादी तो है, लेकिन जब सारे कायदे कानून तोड़ दिए जाएं और आज़ादी की बात सोची जाए, उसका नाम स्वच्छंदता है। और कायदे कानून को बनाते हुए अपनी आज़ादी का आनंद लिया जाए, उसका नाम स्वाधीनता है। अंग्रेजों के बंधन से मुक्त हुए सन 47 को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुए कि हम उन्मुक्त हो गए, हम स्वच्छंद हो गए। हमने अपना संविधान बनाया और संविधान के हिसाब से अपने आप को आज़ाद देश में रहने वाले रहनिवास बनाए। तो ऐसे ही ये अनादिकालीन संविधान है कि धर्म द्रव्य जहाँ तक रहता है वहीं तक आप आवागमन कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, उसके बाद आपको रुकना ही पड़ेगा, भले ही आपने अनंत सामर्थ प्राप्त क्यों न कर ली हो। लेकिन आज का विश्व, आज की दुनिया अपने आप को आज़ाद होने की बात तो कहती है,
स्वातंत्र की बात तो कहती है, स्वाधीनता की बात तो कहती है, लेकिन कायदे कानून कुछ मत रखो ऐसी बात कहती है। और उस कायदे कानून को तोड़ करके जो स्वाधीनता की बात को मुहिम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, उनको एक नया शब्द दे दिया गया है, न्यू नॉर्मल। इस पे बात की थी, न्यू नॉर्मल मतलब जिस चीज को हम किसी भी रोक टोक के स्वीकार करते जाएं और उसको कॉमन सा बना लें, उसको न्यू नॉर्मल का नाम देकर के हम स्वीकार करते जा रहे हैं। जैसे कि उस दिन बताया था कि आज एक साथ एक घर में बैठ कर के वैसे सामाजिक और घरेलू सीरियल देखे जाते हैं जिनमें एक एक स्त्री और एक एक पुरुष अपने जीवन में 5-5, 7-7 विवाह कर लेता है। और ऐसे में अपने बच्चों को आप गाहे बगाहे ये शिक्षा दे देते हैं कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। एक और न्यू नॉर्मल आपके साथ सीखते हैं बच्चे कि जब वो कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल में अगेंस्ट जेंडर वाले फ्रेंड्स शामिल ना हो तो लगता नहीं कि उनका फ्रेंड सर्कल हो। उनके बॉयफ्रेंड, उनकी ये ना हो तो लगते नहीं है कि उनका कोई फ्रेंड सर्कल है। मतलब न्यू नॉर्मल हो गया है, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप और कर सकते हैं तो उसको भी हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों आखिरकार? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वो परवरिश जो हम अपने बच्चों की करते हैं उसका सही दिशा में नहीं करना और सही तरीके से नहीं करना माना जाता है। और अब सही दिशा में परवरिश करने की बात आती है, सही तरीके से करने की बात आती है, तो एक और न्यू नॉर्मल सामने जुड़ गया है जिसको बोलते हैं पेरेंटल कोर्स, पेरेंटिंग कोर्स। एक बात आई हमारे सामने, बिहार चल रहा था, एक कोई कपल साथ में बिहार करने के लिए आए। बिहार करने का जब हम लोग रुक गए थे वहां पर आए दर्शन करने के लिए। बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, दूसरा बेबी हुआ है, अच्छे संस्कार इसको दे पाए। हमने कहा पहला बेबी हुआ था तो संस्कार नहीं दिए थे क्या? नहीं नहीं महाराज जी उस समय भी दिए थे, लेकिन उस समय आपसे आशीर्वाद नहीं लिए थे, इस बार कम से कम दिमाग ठिकाने पे है, आशीर्वाद तो कम से कम ले ही लिया जाए। बहुत अच्छा आशीर्वाद है महाराज जी। वैसे तो यूं तो हम संस्कार देने के लिए बहुत भरसक प्रयास करते हैं, पुणे में रहते हैं, जॉब करते हैं, दोनों जन जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे को संस्कार देने के लिए कहीं कोई कोताही नहीं बरतते। और इसके लिए हम एक पेरेंटिंग कोर्स भी कर रहे हैं। अब उस वक्त तक हमने इसके पहले इस शब्द का नाम सुना नहीं था कि ये क्या होता है, क्या भला है। परवरिश करना एक कला तो है, लेकिन पेरेंटिंग कोर्स क्या भला है इसको हम नहीं पकड़ पाए थे। तो हमने कहा ये क्या होता है भाई? बोले महाराज जी हम पुणे में रहते हैं, दोनों दिन जॉब करते हैं, जॉब करने के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे परवरिश की जानी चाहिए, ऐसे परवरिश करने का एक कोर्स होता है पेरेंटिंग कोर्स, उसको हम सीखने जाते हैं। क्या होता है उसमें और कब जाते हो? वो जाते हैं, शनिवार रविवार को जाते हैं। तो क्या होता है उसमें? बोले महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी परवरिश करने के तरीके बताते हैं, मोरल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, मोरल भी होते हैं। तो फिर क्या होता है? तब तक बच्चा आपका साथ में रहता होगा परवरिश करने के दौरान? नहीं नहीं, बच्चा तो आया के पास छोड़ करके जाते हैं। तो कितना समय देते हो? बोले महाराज जी शनिवार को भी 2 घंटे और रविवार को भी 2 घंटे। कब से कर रहे हो? बोले महाराज जी 2 महीने हो गए हैं। अब 2 महीने हो गए हैं और शनिवार और रविवार को, हर रविवार शनिवार को 2-2 घंटे, मतलब सप्ताह में 4 घंटे, महीने में आपके कितने 16 घंटे, और 2 महीने में आपके 32 घंटे आप दे चुके। बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जी महाराज जी बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से उनको सिखाने का तरीका बहुत गजब का है। अब जब उन्हें सिखाने का तरीका बहुत गजब का ऐसा कहा तो एक प्रश्न हम उनसे किया, ये बताओ अच्छा आप काम कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार देने का आपका मन है, आप भी संस्कार पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न हम पूछ सकते हैं आपसे? हाँ महाराज जी पूछिए। आपका आशीर्वाद तो है ना कि हम अपने बच्चे को संस्कार अच्छे से दे रहे हैं? हाँ आशीर्वाद तो हमारा कंडीशनल होता है, क्योंकि जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। ये वाली बात हम अक्सर कहा करते हैं। तो बोले महाराज पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हमने कहीं पूछा कोई व्यक्ति वकील बनने के बाद LLB करता है क्या? बोले नहीं महाराज। डॉक्टर बनने के बाद MBBS करता है क्या? बोले नहीं महाराज।
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सीए का एग्जाम देता है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले पेरेंट्स बनने के बाद फिर पेरेंटिंग कोर्स कैसे कर सकता है? पहले आप कोर्स करो फिर पेरेंट्स बनो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप सारे कोर्स बाद में करते जब आप पेरेंट्स बन चुके हैं। मतलब अब आग लगने पर कुआं खोदता है क्या कोई? बोले नहीं महाराज। युद्ध आने पर युद्ध का अभ्यास करता है क्या? बोले नहीं महाराज। तो फिर आप जब पेरेंट्स दूसरे बच्चे के बनने जा रहे हैं, वो बन चुके हैं, उसके बाद पेरेंटिंग कोर्स करने की आपको हो रही है। इसकी बजाय कि पेरेंटिंग कोर्स में तुम 2 महीने खर्च कर चुके, 32 घंटे लगा चुके और फीस दे करके अपने आप को मोटिवेशनल मान चुके, इसकी बजाय पेरेंटल लीव लेकर के, छुट्टियां लेकर के अपने घर में जाते, के बीच में अपने बच्चे को रखते, 1 महीने भी रखते, तो 1 महीने के दरमियान जो वो बच्चा हर हाथ में पहुंचता, वो सारे हाथ नहीं होते बल्कि शिक्षक होते, टीचर होते, जिसमें तुम्हारा बच्चा आया कि उस परवरिश से भी बच जाता और अपनों की होने वाली परवरिश से भी अछूता नहीं रह पाता। ये यदि करते तो शायद ज़्यादा फायदा हो जाता, बजाय कि पैसा खर्च करके और दोनों जन जॉब करके और पेरेंटिंग कोर्स सीख रहे हो। अभी तुम कोर्स सीख रहे हो, प्रैक्टिकल करने की जब तक बात आएगी तब तक बच्चा आया के हाथ में पलना सीख जाएगा। और आया के हाथ में पला हुआ बच्चा क्या सीख जाएगा? क्योंकि जो वेतन लेकर के पालती है वो माँ नहीं हुआ करती। जिसको वेतन छोड़ करके अपने बच्चों की परवरिश करने में सब कुछ झोंकना आता है, उसका नाम माँ होता है। ये न्यू नॉर्मल के नाम पर आप पेरेंटिंग कोर्स भी सीखने लग गए। राजस्थान का एक स्कूल है झुंझुनू में, उसका एक बहुत अच्छा न्यू नॉर्मल आया था। क्योंकि हमेशा न्यू नॉर्मल का मतलब किसी गलत दिशा में ही होता है, ऐसा नहीं। क्या आया था? उन्होंने कहा कि इस बार हमने अपने बच्चों की पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया है। अभी तक आपने बच्चों के पेरेंट्स की इंटरव्यू सुने होंगे कि आपके बच्चे यदि किसी स्कूल में पढ़ने जाएं तो सबसे पहले पेरेंट्स को इंटरव्यू देना पड़ता है कि आपके बच्चे हमारे स्कूल के लायक हैं कि नहीं। और बच्चे तो स्कूल के लायक हैं कि नहीं, ठीक बात है, यदि हैं भी तो आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने लायक हैं कि नहीं, पहले आप इंटरव्यू दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चा 6 घंटे पढ़ेगा स्कूल में, 8 घंटा जुटना पड़ेगा आपको बच्चे के साथ स्कूल का होमवर्क कराने के लिए। इतना आपके पास काम करने का जज्बा है तो पहले आप इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो अपने बच्चे को अपने घर में ले जाइए। ऐसे न्यू नॉर्मल आने लगे। लेकिन उस झुंझुनू के स्कूल ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को होमवर्क दिया। वो भी कब? समर वैकेशंस में, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के पेरेंट्स को उन्होंने होमवर्क दिया। क्या दिया? बच्चों को श्रम करने का महत्व समझाएं। क्या? बच्चा श्रम करना सीखे, मेहनत करना सीखे। क्यों? बच्चा स्कूल से आता है, उसने शर्ट यहाँ फेंकी, शूज यहाँ फेंके, सॉक्स यहाँ फेंके, बैग यहाँ फेंका और माता पिता बटोरने में लग जाते हैं कि साहब ज़्यादा पढ़ करके आए हैं स्कूल से, थक करके आए होंगे, इसलिए इनको इतना सब तो लाजमी बनता है, ऐसा कर सकते हैं। तो आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लग जाते हैं कि बच्चा 6 घंटे स्कूल से पढ़ करके आया हुआ है। अब यदि ये सब कुछ करने में थक गया है वो, और आप उसकी थकान को दूर करने के लिए उसकी सारी वो बैड मैनर्स बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब 6 घंटे यही काम करके जब वो स्कूल से आया है, वही सारे काम 18 घंटे यहाँ भी करता है, यहाँ भी पढ़ाई करता है, यहाँ भी खेलता कूदता है, यहाँ पर भी होमवर्क करता है, सब कुछ करता है, तो 18 घंटे जब घर में रह कर स्कूल पहुँचता है तो क्या स्कूल में भी साहबजादे के ऐसे मिजाज होते हैं क्या कि वहाँ पर भी बैग फेंकता होगा, वहाँ पर भी शूज फेंकता होगा, वहाँ पर भी ड्रेस को फेंकता होगा, यहाँ वहाँ करता होगा? नहीं ना। तो जब वो 18 घंटे ये सब काम यहाँ करके थका हुआ नहीं माना जाता, तो 6 घंटे जब स्कूल से लौट कर आता है तो उसको आप थका क्यों मान लेते हैं? और थका हुआ मान तो लेते हैं, लेकिन उसकी उन सब आदतों को बर्दाश्त कैसे करने लग जाते हैं जिन आदतों को बर्दाश्त करने की कहीं कोई इजाज़त किसी स्कूल ने नहीं दी है। तो पहला उन्होंने बताया कि बच्चों को परिश्रम का महत्व समझाएं। दूसरा, बच्चों को आसपास की चीज़ों के बारे में ज्ञान कराएं। क्योंकि यदि आपने सोच लिया कि आपके बच्चे से भी स्कूल पहुंच करके सारी जानकारियां उपलब्ध कर लेंगे और उससे उनका जीवन बहुत अच्छे से निभ जाएगा, ये आप बहुत बड़ी गलती में हैं। आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी, जैसे बच्चों को रिश्तों के बारे में जानकारी दी जाए, बच्चों को आसपास की जो खाने पीने की चीज़ें हैं,
अनाजों के नाम बताए जाएं, सब्जियों के नाम तो बताए जाएं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल तो बता देते हो, लेकिन अपने घर में रखी हुई दाल को नहीं बता पाते हो कि ये दाल तुअर की है कि उड़द की है कि मूंग की है कि मसूर की है कि और कुछ की है। महाराज उनको बताएं तो तब जब पहले हमें तो पता हो कि नाम दालों के नाम क्या होते हैं। हम भी इतने ही जानते हैं, काली दाल हो, पीली दाल हो, हरी दाल। जब हम नहीं जान पाए तो बच्चों को कैसे बता पाएंगे? तो उन्होंने स्कूल वालों ने कहा कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में पहले बच्चों को आसपास की चीज़ों के बारे में रूबरू कराएं। फिर उन्होंने बताया कि बच्चों को अपनी भूख प्यास पहचानना सिखाएं। बच्चा घर पे आता है, हमें भूख लगी भूख लगी भूख लगी, और 2 कौन नहीं खाया कि पेट भर जाता है। प्यास पानी पानी चिल्लाएगा, एक घूंट नहीं पिया के बंद कर देगा। जिस बच्चे को अपनी भूख और प्यास पहचाननी नहीं आ रही, वो अपने माता पिता और पड़ोस की भूख प्यास मिटाएगा, क्या गारंटी है? क्यों उनको अपनी भूख प्यास पहचाननी नहीं आ रही? क्योंकि आप अपना समय बचाने के लिए बच्चों के मुंह में जो ठूसना चाहते हैं बेसमय, इस कारण से उनको अपनी भूख प्यास पहचाननी नहीं आती। क्यों? यदि हमारा टाइम हो रहा है कसौटी जिंदगी का देखने का, और बच्चा है कि खाना नहीं खाया, और बीच में सीरियल के बीच में यदि वो भूख भूख चिल्लाएगा, तो हमारी जो सीरियल को देखने की भूख वो तो पूरी मर जाएगी। इसलिए उनको मोबाइल के सामने, खिलौने के सामने नहीं है तो एक थापड़ लगा के ठूस दो। अब जब ठूस दिया तो फिर क्या होगा? ठूसा गया तो भूसा होता है, और खिलाया गया भोजन होता है। क्योंकि वहां पर भोजन नहीं खिलाए जाते, भोजन नहीं कराया जाता, भाव पिरोए जाते हैं, जिन भावों के माध्यम से परवरिश होती है। भोजन के माध्यम से शरीर बने या ना बने, लेकिन भाव यदि आपने दे दिए हैं, भाव तभी दिए जा सकते हैं जब आप समय देना सीखो। और यदि ऐसा नहीं कर पाते, कैसे भी करके बच्चों को 2-4 बार खिलाना है, खा लेगा तो परेशान नहीं करेगा, ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा मोबाइल दिखा देंगे, और ज़्यादा नहीं हुआ तो जन्म घूटी पिला देंगे, ब्रांडी पिला देंगे, ताकि सो जाए और हम अच्छे से सीरियल देख पाएं। अब आप बताओ, आप उस बच्चे से समय बचा करके कितना बेहतरीन काम करने का लक्ष्य बना के रखे हो। अरे बेहतरीन काम है तो कोई बात नहीं, बच्चों को सलाहना भी आवश्यक है, बच्चों को टालना भी आवश्यक है। और यदि लगता है कि ये काम आपका बच्चों की परवरिश से ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो बच्चों की परवरिश को आप पूंजी मानो। क्योंकि जो पूंजी इकट्ठा कर रहे हो दिन रात आपके पति और आपके परिवार के लोग या आपके भाई बंधु लोग, वो किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हमारा बच्चे, हमारे परिवार सुख सुविधा के साथ और संस्कारों के साथ पूरा जीवन यापन कर पाएं। लेकिन जब संस्कारों को स्थापन करने की बात आती है, तब तो आपके पास समय नहीं होता है। और ये समय नहीं हो क्योंकि उनको सुविधा प्रदान कर देना, आप एक ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जब बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद वो आपको सुविधा दे पाए तो बहुत कठिन है, समय भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि उनका हक आपने छीना है उस वक्त जब उनको समय पाने का अधिकार था। फॉर ए चाइल्ड लव इज स्पेल्ड TIME। किसी भी बच्चे के लिए प्रेम की परिभाषा, वात्सल की परिभाषा होती है समय। और आपने इस परिभाषा को नहीं पढ़ा है पेरेंटिंग कोर्स करने के बाद, तो आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं और किस सोर्स से ला रहे हैं और क्या फोर्स बनाना चाहते हैं, आपको देखना है। आज के समय में सबसे टफ जॉब है पेरेंटल जॉब। तमाम जॉब करने के बाद आप हो सकता है कि अपने आप को एक नेक इंसान बना पाए या ना बना पाए, हमें नहीं मालूम, लेकिन आपकी पेरेंटल जॉब ठीक है। क्योंकि प्रत्येक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके जीवन में 3 पार्ट आते हैं। एक तो वो या तो बेटा होता है तो वह बेटी होती है। दूसरा, जीवन में यदि गृहस्थ जीवन है तो या तो पति होता है तो पत्नी होती है। और तीसरा होता है पिता होता है तो वह माँ होती है। ये 3 आपके लिए किरदार निभाने का मौका मिलता है। हमें नहीं मालूम आप अच्छे बच्चे थे कि नहीं थे, कोई बात नहीं। हमें नहीं मालूम आप अच्छे पति पत्नी है कि नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप इन 2 में परिपक्व नहीं भी बन पाए, आप इन दोनों में आदर्श नहीं भी बन पाए, लेकिन आप एक अच्छे माँ और पिता बन जाते हैं, तो बाकी दोनों की खाना पूर्ति आप अवश्य कर सकते हैं। और यदि बाकी 2 में अच्छे रहे लेकिन आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए, तो बाकी 2 में आदर्श आपके जीवन में आलस होता है और अपने हाथ में आई हुई पूंजी को बर्बाद तो कर सकता है। क्योंकि पूंजी वो नहीं है जो चंद नोटों के रूप में होती है, पूंजी वो नहीं है जो अचल संपत्ति के रूप में होती है, पूंजी वो भी नहीं है जो चल संपत्ति के रूप में होती है। पूंजी तो वो है जो चेतन संपत्ति के रूप में होती है, जो आपके बच्चों के रूप में आपके सामने है। और यदि इसके लिए आपको समय नहीं है तो फिर किसके लिए समय है? आपने यदि समय यहाँ से बचाया है तो कहीं ना कहीं
बुराइयों में लगाया है, वो बुराइयों में लगाया हुआ समय आपके सिर्फ मात्र मस्तिष्क को खराब नहीं करता, आपके शरीर को भी खराब करता है। क्यों करता है, इसके पीछे भी एक अच्छा सिद्धांत है। गांधी जैसे व्यक्ति ने कहा कि अस्पतालें पाप की जड़ हैं। जो व्यक्ति परोपकार, दया, सेवा में इतना ज्यादा अपने जीवन को खपाने वाला हो और वो यदि ये कह दे कि अस्पतालें पाप की जड़ हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि अस्पतालों में हिंसा होती है, चीड़फाड़ होती है, इस कारण से उनको पाप की जड़ बोल दिया? नहीं। अस्पतालों में कुछ और भी कहना चाहिए तो लोगों के लिए पीड़ा हो जाती है कुछ करने से, इस कारण पाप की जड़ बोल दिया? नहीं। तो क्यों बोला अस्पतालों को पाप की जड़? क्योंकि गांधी जैसा विवेकवान व्यक्ति अस्पतालों को पाप की जड़ कैसे बोल सकता है? तो उन्होंने यूं ही नहीं बोला। उन्होंने इसलिए बोला कि यदि जितनी ज्यादा अस्पतालें खुलेंगी उतनी ज्यादा आप अपने जीवन से केयरलेस होते चले जाएंगे। आपको मालूम है, कैसे भी रहो, कैसे भी जियो, कैसे भी खाओ, कैसे भी पहनो, कैसे भी ओढ़ो, सब कुछ करो, डॉक्टर है ना बाजू में। और अब तो हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं। तो उस डॉक्टर के बहाने को लेकर के अथवा डॉक्टर का संबल लेकर के आप अपने जीवन से जो केयरलेस होते जा रहे हैं, और जब भी आप केयरलेस होंगे पाप के अलावा क्या करेंगे? और इन सब में कारण क्या बना? इन सब में कारण बना वो आपके पास खुली हुई स्वास्थ्य सुविधाएं, जिन सुविधाओं के कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बेखबर होते चले जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बंद करा दो, हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये केयरलेस क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि आसपास जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आप अपने जीवन शैली के प्रति केयरलेस होते जा रहे हैं। और केयरलेस जब भी होंगे आपके जीवन में पुण्य की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी और पाप करने की संभावनाएं बलवती होते चली जाएंगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अस्पतालें तो पाप की जड़ हैं। अब यदि आप इन चीजों से समय बचा रहे हैं, 4 चीजें हमें समझ आती हैं: संस्कार, सात्विकता, अहिंसा और शुद्धता। जल्दबाजी में आप शुद्धता की बात सोचो, संभव नहीं, अशुद्धि तो आ सकती है। जल्दबाजी में आप स्वास्थ्य की बात सोचो, संभव नहीं, बीमारी तो आ सकती है। जल्दबाजी में आप अहिंसा की बात सोचो, हिंसा तो हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी में आप संस्कारों की बात सोचो, संभव नहीं। कहने के लिए संस्कार एक पेज में लिखने लायक होते हैं, लेकिन एक पेज में लिखे हुए संस्कारों को जीवन में उतारने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। और वो तब मिल पाएगा जब आपके पास समय हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके पास यही है कि आपके पास समय नहीं है। किन चीज़ों के लिए? अच्छी चीज़ों के लिए। और फिर वे बोलते हैं क्या करें, टाइम पास होता ही नहीं है। अब आप ये तय कर लो कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो तब तो पास नहीं होता। और यदि टाइम पास नहीं होने की समस्या नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास टाइम है नहीं है। तय तो कर लो आपके पास टाइम ज्यादा है कि टाइम कम है। ये तय ही नहीं है। हमें ही नहीं मालूम कि हमारे पास टाइम ज्यादा बचता है कि टाइम बिल्कुल नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने जीवन को उन चीज़ों के साथ ज़्यादा जोड़ दिया है जिन चीज़ों के साथ जोड़ने के बाद हमारे जीवन में टाइम के बारे में ही नियोजन नहीं हो पाता, समय का ही प्रबंधन नहीं हो पाता। तमाम तरह के मैनेजमेंट के कोर्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम बेखबर हैं। अब जब बच्चों की परवरिश है, आप लोग यदि चाहो तो बच्चों की परवरिश के बारे में अगले कुछ दिनों तक हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने भाषा और हथकरघा के बारे में बात की 1 हफ्ते तक लगातार। अब हम चाहते हैं, यदि आप लोग चाहोगे तो, चाहते हो, सब लोग बच्चे वाले तो हो ना, हाँ, चाहते हो कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए? सबसे पहले तो बच्चा जब उठता है, उस बच्चे को उठने के बाद तो बाद में पहले बच्चा सोता है, उसको सोते को देख करके आप समझ सकते हैं कि बच्चा, उसके जिहन में क्या चल रहा है, आप पहचान पाओगे। कैसे पहचान पाओगे? बच्चा कैसा सो रहा है, करवट के साथ सो रहा है, सीधा सो रहा है, उल्टा सो रहा है, घुटनों को सिकोड़ के सो रहा है, हाथ को दबा के सो रहा है, पेट को दबा के सो रहा है। इन सब क्रियाओं के माध्यम से उसके मन में चलने वाली बातों को आप परख सकते हैं। सुनना चाहोगे? क्या कर लोगे उसके बाद? क्या उसका समाधान कर पाओगे? तो सुनो, जब आपका बच्चा सीधा से लेटा हो, दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रख के लेटा हो और मुंह को ऊपर छत की ओर किया हो, तो समझ लेना किसी बात से नाराज है वो, किसी बात से खफा है वो।
और जब वो करवट लेके सोया हुआ है और घुटनों को अपनी तरफ पेट की तरफ मोड़ लिया है, हाथों को और दबा लिया है, मुंह को हल्का सा बिस्तर की ओर ट्विस्ट कर दिया है, तो समझ लेना वो किसी भय से भयभीत है। वो सुरक्षा का वातावरण चाहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर असुरक्षा का माहौल तय हो गया है। और सुनो, इसके बाद यदि वो उल्टा सोया हुआ है, अपने हाथों को तकिया बना करके और सिर पे रख के सो गया है, तो उस समय क्या हो गया, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किसी न किसी चीज से चिढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी आपकी चीज से वो अनबन है। कहने में आता है ना, आप ही लोग बोलते हैं अब क्या करें महाराज, हमारी उनसे कोई अनबन नहीं है, बस बात इतनी सी है कि अब पहले जैसा मन नहीं है। क्या कहा? हमारी उनसे कोई अनबन नहीं है, बस इतनी सी बात है कि अब पहले जैसा मन नहीं है। तो पहले जैसा मन नहीं है, इसी का नाम तो अनबन है। तो बच्चों की उस सोने की मुद्रा को देख करके आप परख सकते हैं कि बच्चे के मन में क्या ख्याल चल रहे हैं, बच्चे के मन में क्या विचार चल रहे हैं। और उसके बाद यदि लगता है कि बच्चा एक हाथ पेट के नीचे, घुटनों को पेट तक मोड़ करके यदि सुलेटा है तो सुरक्षा के लिए चाहता है, और यदि हाथ सिर के पीछे रख के सोया है वो तो नाराज है, तकिए या चादर को सीने में दबाकर सोया हुआ है तो भयभीत है, और करवट में अपना मुंह छिपाकर सोया हुआ है तो आपसे कुछ छुपाना चाहता है। क्या छुपाना चाहता है? क्योंकि आपने उसको सब चीज उजागर करने का माहौल नहीं दिया है। आप कई बार परवरिश करते समय उससे चाहते हैं कि मैं परवरिश करना पहले दिन से प्रारंभ करूं और पहले दिन से एक नेक, ईमानदार और अनुशासन वाला बच्चा बन जाए। क्या आप भी बन गए थे क्या? आप उनको अपने अंदर चलने वाली उन घटनाओं को, अपने अंदर चलने वाली उन बुराइयों को शेयर करने का नहीं देते, और पहली बार में या तो आंखों से, या तो फिर हाथों से, या तो फिर बातों से, और नहीं है तो फिर लातों से डरा दिया करते हैं। और फिर वो सीख जाता है कि जब मेरी छोटी सी गलती को यहाँ पर स्वीकार करने का माहौल नहीं तैयार किया गया है, तो मैं छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, इनके सामने तो बोल नहीं सकता। लेकिन क्या करूँ, मनुष्य हूँ, गलती का पिटारा हूँ, गलती मुझसे हो जाती है, क्योंकि गलती सुधारी कैसे जाती है, गलती ना कैसे हो, इसकी कोई जिम्मेवारी इन लोगों ने ली नहीं है। और जब मुझसे गलती हो गई, चाहे वो कर्म का उदय हो चाहे क्यों भी हो, तो इनने उस स्वीकार कराने लायक और उसको सुधारने लायक माहौल नहीं दिया है। तो फिर क्या करता है वो? इसलिए आप यदि अपने बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं और उसको संस्कार देना चाहते हैं, बहुत सारी पोथी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक पहला संस्कार यदि आपने दे दिया तो बहुत बड़ी चीजों से आप अपने आप को, बच्चों को बुराइयों से बचा सकते हैं। क्या है? पहला संस्कार, और हमें लगता है ये संस्कार बाकी सारे संस्कारों की जड़ है। बच्चों को सच बोलने के बारे में निष्ठावान बनाएं। यदि उनको सच बोलना मात्र आ गया, बाकी संस्कार नहीं भी आ पाए, तो सब संस्कार आ जाएंगे। और सारे संस्कार आपने उनके ऊपर थोपने का प्रयास किया, और सच बोलने के मामले में यदि आपने उनके अंदर माहौल तैयार नहीं किया, तो सब ले डूब जाएंगे। आज हम स्वयं ही हैं जो बच्चों को गाहे बगाहे झूठ बोलने के संस्कार अपने ही आदतों से दिए जाते हैं। क्यों? समय बचाना चाहते हैं, तो यदि वो आपसे समय मांगेगा तो आप झूठ का सहारा लेकर ही उनसे समय बचा सकते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इस चीज के लिए झूठ बोलना ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल की बात अपन कर रहे हैं ना, वो समझ जाते हैं। क्योंकि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हैं वो कितना सिखा पाएगा, वो कितना सीख पाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो आप दिखा देते हैं वो पूरा सीख जाता है। क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखते हैं। जो आप दिखा चुके हैं उनके अंदर अंकित हो चुका है, और जो आप सिखाना चाहते हैं अभी अंकित होने में पूरा जीवन भी लग सकता है। अब आपने दिखा दिया, कोई बात नहीं। यदि कोई घर के सामने यदि भिखारी आया हुआ है तो क्या बोलते हैं? अभी नहीं बना कुछ। ये क्या हुआ? न्यू नॉर्मल झूठ। पापा यदि घर पे आए हुए हैं और यदि उनके लिए बोला कि ये नहीं है वो नहीं है, तो मम्मी क्या बोलती है? पहले तो लिस्ट थमाई है ना किराने की, वो लेके आओ। 5 दिन पहले से बोलने लग जाए शक्कर नहीं है, तो बच्चा क्या समझ जाते हैं? शक्कर डिब्बे में भरी होने के बावजूद भी 5 दिन पहले से ये बोल देना कि शक्कर खत्म हो गई है, ये न्यू नॉर्मल है, ये झूठ है।
दालें खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो और दूसरा, यदि कुछ निकालने की बात आए तो भले ही आप उस आमदनी से उस बचत के रूप में निकालना चाहते हैं, कुछ निकाल लिया और बच्चे ने देख लिया, तो ये क्या है? कुछ नहीं, ये तो सेविंग है, ये न्यू नॉर्मल है। और ये सेविंग तो होती ही है महाराज जी। ये सेविंग ना हो तो फिर हम अपनी तरफ से अलग से कहाँ से कर पाएं कुछ काम? चलता रहता है, न्यू नॉर्मल है। ये तो फिर भी ठीक है यदि आपके जीवन में उनके भले का हो, लेकिन उसको मैं समझ चाहता। लेकिन और सब चीजें तो भले का, सिर्फ मात्र खुद के भले का उद्देश्य है कि कैसे भी हम समय बचा पाएं, कैसे भी हम इनसे अपना काम निकाल पाएं और कैसे भी अपने आप को बुद्धिमान साबित कर पाएं। क्योंकि इसको भी हम बुद्धिमान ही माने जाते हैं, क्योंकि जब भी हम मिल रहे होते हैं आपस में फ्रेंड्स के रूप में, चाहे वो महिलाएं मिलती हों चाहे वो जेंट्स मिलते हों, स्वयं के उस झूठ को बढ़िया लामबंद करके बताते हैं। अरे अच्छा रहा बच्चे के सामने एक नई आइडिया आया होता तो तुमसे मिले नहीं पाते हम। क्यों? क्योंकि बच्चा जिद कर रहा था कि मेरे साथ खेलो, बच्चा जिद कर रहा था कि घर में रहो, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। ये आइडिया नहीं था, ये झूठ का पुलिंदा था। इसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल। ऐसे सारे न्यू नॉर्मल आप सीख करके बच्चों के अंदर झूठ बोलने का स्थायी संस्कार अंकित कर देते। और फिर जब बच्चा बड़ा होकर के आपसे झूठ के रूप में पेश आता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त क्यों नहीं होता है? जब आपके जीवन में ऐसी दास्तान लिखी गई है। फिर जब बच्चा बड़ा हो गया, गलत राह पे निकल गया, तो गलत राह पे जाते हुए भी वो अपनी गलत राह को स्वीकार इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि शुरुआत में तो आपने गलत राह के पूरे पूरे बीज बो दिए थे, और जब बीजों को काटने की बात आई तो आपको स्वीकार करने की जरा भी हिम्मत नहीं हो पाई। तो वो बीज ऐसे स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं कि काटने पर मात्र जहर उगलने वाले बीज सामने आते हैं, अमृत के बीज तो लुप्त हो चुके होते हैं। ये न्यू नॉर्मल आपने बना के रखा है। ऐसे न्यू नॉर्मल के रूप में कई सारी चीजें और भी आपने ला के रखती हैं। तो अब फिर महाराज सोने की बात आ गई, आपने बता दी उठाओ तो सही बच्चे को कैसे उठाना है। पहले तो सोता कैसे, पहले ये समझ लो। उठाएंगे अपन कल, आज सोने दो कम से कम। क्यों? बुराई वाला व्यक्ति, बुरा व्यक्ति सोया हुआ है तो बुराई से बचा हुआ है, और अच्छा व्यक्ति सोया हुआ है तो बुराई में जा रहा है। इसलिए कभी भी संयमियों को, व्रतियों को यदि उठाने की बात आए तो उठाने से हिचकना नहीं, क्योंकि वो उठ करके अच्छा ही काम करने वाले हैं। और बुरे व्यक्ति को उठाने की बात आए तो उठाना नहीं, सोते रहने दो, तेज से बुराई से बचा हुआ है। इसलिए अभी सोने दो आज उसको। तो वे सोए कैसे महाराज? सोता है वो पूरब में पैर करके या पश्चिम में पैर करके, और उठता है वो दक्षिण में पैर करके। पूरा 360 डिग्री घूम चुका होता है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री में उसका दिन भर जो मोबाइल घुमाता रहता है ना, उसके लिए वो घूमने से उसकी बॉडी भी घूमती रहती है। तुम्हारा जिससे क्या दिक्कत है? कैसे भी सोए, इसलिए तो हम डबल बेड लगाते हैं, भले आदमी एक सोता हो, ताकि घूमे तो पूरा पूरा उसको स्पेस मिल पाए। होता कि नहीं होता? महाराज इतनी सारी बातें खोलने की आवश्यकता क्या है? कुछ बातें तो समझ जाते हैं हम लोग। समझ जाओ तो कोई बात नहीं, नहीं समझ पा रहा है तो समझा करके आपको ये तो समझ में आ जाए कि आपकी चीजों को सिर्फ आप ही नहीं जानते, दुनिया भी जानती है। तो क्या यदि वो पूर्व की ओर सिर करके सोया हुआ है, तो पूर्व की ओर सिर करके सोया हुआ है तो क्या होगा? उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसकी बुद्धि का विकास होगा। और यदि पश्चिम की ओर सिर करके सोया हुआ है, यानी पूर्व में पैर करके सोया हुआ है, तो चिंता बढ़ेगी, यानी कि चिंता का विकास होगा। क्या विकास करवाना है आप देख लो। उत्तर की ओर यदि पैर करके सोया हुआ है तो उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, और यदि दक्षिण की ओर पैर करके सोया हुआ है तो उसकी आयु घटेगी। तब तो जाकर के जब संलेखना का समय आता है अथवा मरण का समय आता है तो पैर दक्षिण में कर दिए जाते हैं ताकि प्राण आसानी से निकल सकें। तो पूर्व की ओर पैर करके मत सोना, न सुलाना। पश्चिम की ओर पैर हो और पूर्व की ओर सिर हो, उत्तर की ओर पैर हो और दक्षिण की ओर सिर हो। इतना ही सीख लेना, इसके बाद नहीं। फिर महाराज यदि घूम जाए तो, यदि इस प्रकार के उनका आसन और पोस्चर होने लग जाए तो घूमने की संभावनाएं कम से कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका जो सर्केडियन क्लॉक है वो व्यवस्थित काम करने लग जाएगा। आज नहीं तो कुछ दिन बाद करने लग जाएगा। कोई भी आदत जो होती है वो कम से कम 7 दिन और अधिकतम 21 दिन
कोई भी जो आप क्रियाएं कर रहे होते हैं 7 दिनों में वो आदत का रूप प्राप्त कर सकती हैं और अधिकतम 21 दिनों में तो आदत बन ही जाएगी, कोई भी आदत हो। और यदि आपकी गलत आदत बन गई है, सुधारने जा रहे हो, तो भी कम से कम 7 दिन और अधिकतम 21 दिनों में आदत सुधर भी जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब आदत को बनाने की बात आती है, गलत आदत बन रही होती है तो हम बरसों निकाल देते हैं, और सुधारने की बात आए, एक दिन में सुधर ना पाए तो पीछे लौट जाते हैं। सुधारने के लिए भी कम से कम 7 दिन का समय दो, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का समय दो। कोई भी कितनी भी बुरी आदत क्यों ना हो, सुधर जाएगी। और कितनी भी आप आदत बनाना चाह रहे हो अच्छी आदत, वो बन जाएगी 7 दिन से लेकर के 21 दिनों के भीतर। तो सोने की बात अपन ने कर ली। अब सोने की बात यदि हो गई है तो सुलाना कब है? सुलाना कब है उनको? महाराज, अब उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, असाइनमेंट रहते हैं, और चाहे वो केजी का ना हो, असाइनमेंट उसके पास भी आते हैं। भले ही उसको साइन करना अभी नहीं आया है, लेकिन असाइनमेंट तो आ ही जाते हैं। क्योंकि यदि ये ना कराएं तो फिर वो बचपन स्कूल और कौन कौन से स्कूल और किड्स और किंडरगार्टन और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीख रखी हैं न्यू नॉर्मल के रूप में। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब कुछ कैसे? क्योंकि आपने इस जीवन शैली को आधुनिक है, मॉडर्नाइज है, ऐसा मान करके अपने जीवन में थोप लिया है। और जब इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो आपके का वातावरण आपको उंगलियां दिखाता है, अरे तुम कैसे करने लग गए। आप सोचो जीवन में कुछ हटके आते हो, लेकिन फॉलोअर बन करके आप कॉमन बन के रह जाते हो। वन हू फॉलोज द क्राउड ही कैन नेवर फॉलोड बाय द क्राउड। जब आप किसी भीड़ को फॉलो करते हैं तो हमेशा आप एक ऐसे बन जा रहे होते हैं कि आपके पीछे कभी भीड़ आने वाली नहीं है, क्योंकि आप तो फॉलोअर बन गए। आप बनना चाहते हो लीडर, लेकिन बन जाते हो फॉलोअर। क्यों? क्योंकि उस फैशन को, उस न्यू नॉर्मल को, उस मॉडर्नाइज्ड फैशन को आप स्वीकार करने से अपने आप को इसलिए नहीं बचा पाते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए ऑर्थोडॉक्स साबित कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे लिए दकियानूसी बना दिया जाए। इसलिए आप जानबूझ करके उन चीज़ों के पीछे घूमते हैं। और फिर क्या होता है, अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, कम से कम इतना तो सीख, हम वहीं के रहना तो सीख जाएं। क्योंकि जीवन में कुछ नया पाना हो, जीवन में यदि कुछ नया तो तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। और हम हैं कि इरादे बदल बैठते हैं, तरीके वही। तो यदि तरीके सेम रहेंगे तो परिणाम भी सेम आएंगे, और यदि इरादे सेम रहेंगे तो परिणाम बेहतरीन आएंगे। ये चीज़ आप अपने जीवन में उतारना सीख जाओ। महाराज, बात तो ठीक है, तो सोना कब है? असाइनमेंट की चिंता मत करना। 9 बजे यदि आप अपने बच्चे को सुलाना प्रारंभ कर देते हैं, अब आपको जान करके हैरानी होगी, आपका पड़ोसी देश कौन सा? चीन। चीन में बच्चों को रात को 9 बजे के बाद सुलाने पर पाबंदी लग गई है। स्कूली बच्चों को उनके पेरेंट्स ने आंदोलन छेड़ा कि बच्चे होमवर्क कब करेंगे, असाइनमेंट कब करेंगे, मोबाइल कब देखेंगे, तारक मेहता कब देखेंगे। भले ही वो भिड़े हो चाहे वो जेठामल हो, उनके सारे डायलॉग सुन करके वो पूरे याद कर चुके। 10-20 सालों से वो डायलॉग इतने याद कर लिए कि वही जेठामल और भिड़े देख पाए ना देख पाए, लेकिन वो डायलॉग करते रहते हैं। और आप भी उनको कम से कम वो जेठामल और वो देखते रहें, और क्या तारक मेहता का। महाराज, एक ही चीज़ तो बची है जो बच्चों को अच्छी लगती है, शिक्षाप्रद है। मतलब सारी शिक्षाप्रद चीज़ों के नाम पर आपने सिर्फ एक ही चीज़ बचा के रखी है, इसका नाम उल्टा चश्मा है। अब इनका सीधा चश्मा कब लग पाएगा भगवान जाने। महाराज, आपको कैसे मालूम? अरे जब आपके बच्चे वहाँ पर आकर के डायलॉग वैसे बोलते हैं, नमोस्तु बोलते वक्त भी उनकी स्टाइल वैसी भिड़े जैसी होती है, तो समझ जाते हैं संस्कार लेकर के आए हुए हैं, स्कूलों में पढ़ करके आए हुए हैं। तो ऐसे जब पढ़ करके वहां आते हैं तो हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, आपके बच्चे सब पता जाते हैं। कार्टून की भाषा वो बोलते हैं, नाक सिकोड़ना, आंखें उनकी 1 साल का बच्चा नहीं होता, उसकी आंखों की स्टाइल वो कार्टून के बिक्की मॉडल की स्टाइल से बनती रहती है। हाँ, वो कार्टून। अब उनसे पूछो, बोले बच्चों ये बताओ कार्टून देखते हो? हाँ। एक बच्चा मूवी देखता है, तो एक बच्चा मूवी देखता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है, तो क्या करूं? ऐसा बोलता है, देखना। एक बच्चा मूवी देखता क्योंकि उसको एक्टर बनना है। एक बच्चा मैच देखता क्योंकि उसको प्लेयर
और एक बच्चा कार्टून देखता है क्योंकि उसको तो बनना है आपको कार्टून नहीं, कार्टून तो नहीं बनना, लेकिन कार्टूनिस्ट बनना है। अब देते हैं क्यों? क्योंकि उनको कार्टून देखते देखते ये जिद पैदा हो गई कि ये कार्टून बनाया कैसे जाता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कार्टून बनना है और कुछ बोलते कार्टूनिस्ट बनता है, लेकिन इसके अलावा उनको कुछ सीखने आती नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चों के लिए समय बचाने के लिए आपने बहुत अच्छा उपहार उनको दे दिया है जो उनका अपकार करता है, उपकार नहीं कर पाता है। कहाँ जाएगा ये समय आपका? जिस पूंजी को बढ़ाने के लिए, जिस पूंजी को पैदा करने के लिए आपका समय आवश्यक था, थोड़ी सी मेहनत आवश्यक थी, उस समय आपने न्यू नॉर्मल के नाम पर अपने आप को, उस पूंजी को बर्बाद करने का जरिया ढूंढ लिया। अब फिर जब सोने की बात आई कितने बजे? 9 बजे से, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का समय ऐसा होता है, चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का, चाहे बूढ़ों का, सबके लिए सुन लो, 9 से 12 बजे तक का समय है जिस समय आपको 1 घंटे में 3 घंटे की थकान पूरा करने का अवसर मिलता है। कितना? 1 घंटे में 3 घंटे की थकान पूरी होती है 9 से 12 के बीच में, यानी 3 घंटे में 9 घंटे की, 12 से 2 के बीच में 1 घंटे में 1.5 घंटे की, यानी 2 घंटे में 3 घंटे की, 2 से 4 के बीच में 1 घंटे में 1 घंटे की, यानी 2 घंटे में 2 ही घंटे की, और 4 के बाद 1 घंटे में 40-50 मिनट की, यानी कि 25 घंटे आप 15 मिनट की रेट से थक रहे होते हैं, ना कि थकान मिटा रहे होते हैं। तब तो आप रात को 2 बजे तक जाग करके जब सोते हैं, 10 घंटे भी सो लेंगे तो थकान बढ़ी हुई मिलेगी। तो 2 बजे तक जागने की बजाय 2 बजे से जागो तो थकान उतरी हुई मिलेगी। महाराज 2 बजे से जाके क्या करेंगे, काम तो कोई नहीं है। अभी तो आप ये कहते हो तो काम बहुत ज़्यादा है, और जब 2 बजे से जागने की बात आती है तो बोले काम कुछ नहीं है। तो पहले तय तो कर लो आपके पास काम ज़्यादा है कि काम बिल्कुल नहीं है। काम बिल्कुल नहीं है तो फिर अच्छे से सो 9 बजे, और काम बहुत ज़्यादा है तो 2 बजे से जागो। फिर कई बार आपको उठते वक्त कभी लगा कि मेरी नींद पूरी हो गई है? जब भी आप उठते हो ऐसा लगता है जबरदस्ती किसी ने उठा दिया है, निचोड़ दिया है जैसे शरीर को, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप साइंस ऑफ स्लीपिंग को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। आपका बच्चा इस नींद के विज्ञान को जान नहीं रहा होता है। इस विज्ञान के तहत यदि आप उठना और सोना प्रारंभ कर दें, सारी बुराइयों से अपने आप बच जाएं। और लेट नाइट यदि आप जाग रहे हैं तो लेट नाइट स्टडी करने से दिमाग होता है हैंग। लेट नाइट कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो दूसरा कोई काम कर रहे हो, कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, उससे आपका दिमाग हैंग हो रहा होता है। जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता ना, होता कि नहीं होता? महाराज जी कंप्यूटर तो क्या, मोबाइल भी हैंग हो जाता है आजकल, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे हैंगर और कैसे कैसे हैकर हो गए हैं। ये हैकर और हैंगर समझते हो ना आप लोग? सब समझते हैं महाराज जी, न्यू नॉर्मल इसी का नाम तो है। कितनी क्रिटिसाइज करते हो महाराज जी आप हम लोगों की? क्रिटिसाइज नहीं करते, हम तो करते हैं। अब आपको उसकी क्रिटिसाइज लगती है, फिर भी उसके बाद सुनने तो आप ही आते हो ना। क्या करें महाराज जी, आपकी बात सुनने में लगती भी कड़वी है, लेकिन बाद में लगती है कि इससे मीठी बात तो कोई दूसरी हो नहीं सकती है। बात सही है कि नहीं? आज समय हो गया है, इसको अपन और आगे कंटिन्यू रखेंगे। 7 बज गए हैं। अहिंसा परमो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देव।